देखा था लास्ट क्लास में, इंक्लूडिंग द स्पिन क्वांटम नंबर, जो क्वांटम थ्योरी से नहीं आए थे। ठीक है, अब हम अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं विथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पार्ट भी है। बहुत सारे ग्राफ भी हैं यहाँ पे आएंगे, दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ऑर्बिटल्स के हम लोग शेप देखेंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। तो सबसे पहला ऑर्बिटल जो होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, हम लोग उसे एस ऑर्बिटल। ओके, एस ऑर्बिटल जो होती है its value of L is equal to value of L, s ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा? जीरो सर। s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होगी 0। इट इज डैश इन शेप, स्फेरिकल। यस इट्स स्फेरिकल इन शेप, इसकी शेप जो होती है स्फेरिकल। इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल बोलने का मतलब क्या है? यदि कोई भी चीज एक स्फीयर है तो स्फीयर को घुमा दो, फिर आपको स्फीयर ही मिलेगी, और घुमा दो फिर स्फीयर ही मिलेगी। कोई डायरेक्शन नहीं है इसको, कोई भी डायरेक्शन या कोई भी एंगल में अलाइन करोगे यही चीज आपको मिलेगा, तो इट इज नॉन डायरेक्शन। अब चलो हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल्स जो होती है 1s ऑर्बिटल को सबसे पहले हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, 1s, यदि मैं बात कर रहा हूं 1s ऑर्बिटल का, इसका मतलब क्या है? पहला सेल के अंदर में जो सबसेल है उसके अंदर में जो ऑर्बिटल, ओके, 1s ऑर्बिटल का है पहला सेल के अंदर में जो सबसेल है उस ऑर्बिटल की बात। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल सबसे न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा। तो यदि इसको हम लोग बाय अ सिंपल डायग्राम देखने का कोशिश करें तो देखिएगा जरा, मैं कोशिश करता हूं एक छोटी सी डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट, समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, द रेड पोर्शन इज इंडिकेटिंग अ न्यूक्लियस। ओके, जो रेड पोर्शन है वो एक न्यूक्लियस है। अब देखना, देखिए मैं एक रफ, ये जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर फैली हुई है, ध्यान से देखो, ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन जहां जहां पाया जाएगा मैं एक रफ शेप बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक रफ शेप बना रहा हूं। तो रफ शेप जो मैं बनाता हूं उसके बनाने के दौरान एक चीज देखोगे कि एक दो बार इलेक्ट्रॉन इस शेप के बाहर भी चला जा रहा है। तो बेटा हम एक जस्ट रफ शेप बनाते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन एक दो बार उस शेप के बाहर भी चल गया तो हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, हम उसी शेप को लेते हैं जहां पे 99% बार इलेक्ट्रॉन रहा है, वो सारे जगह पे, एक दो बार बाहर गया तो इग्नोर इट। ओके, अब आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे जो रेड वाली पोर्शन न्यूक्लियस है उसके सामने में डॉट्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? 1s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बार पाया गया है।
और जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, देखो न्यूक्लियस से जैसे ही मैं दूर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो बोलने का मतलब 1s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना इज मैक्सिमम, और थोड़ा दूर जाकर थोड़ी कम होने लगती है उसके पाए जाने की संभावना। तो ये आपके सामने 1s ऑर्बिटल है। अब यदि मैं 2s ऑर्बिटल बनाऊं, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक न्यूक्लियस मैंने बनाया, तो न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट क्या है, 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल, चलो मैं ये मानता हूं 1s, ये हो गया 1s ऑर्बिटल, ठीक है। 1s ऑर्बिटल के बाद थोड़ा सा जगह खाली रहता है, ओके, और फिर उसके बाद स्टार्ट होती है टू एस ऑर्बिटल। मैं एक रफ शेप बनाता हूं, तो रफ शेप बनाने के दौरान 2s भी लगभग स्फेरिकल ही शेप आ रहा है। एक दो बार इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, उसको इग्नोर कर दो, हटा दो। मैं शेप को वही मानूंगा जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। अब देखो कि 1s ऑर्बिटल, देखो ये न्यूक्लियस है, उसके बाद 1s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है वहां पे। फिर आप देखोगे 1s और 2s, तो ये शुरू हुआ है 2s, देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर ज्यादा है 2s, और बीच में एक गैप जैसी है, एक खाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज नोड, ओके। ये अंदर वाला जो है 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाहर वाला जो है 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और 1s और 2s के जगह के बीच में एक खाली जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। बहुत सारे बुकों में, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लोगों ने 1s और 2s के बीच में भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, पर वो गलत है। एनसीईआरटी के थोड़ी सी करेक्शन कर लेना उसमें, कि 1s और 2s के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। 1s और 2s के बीच में खाली जगह रहती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर, एंड दैट प्लेस इज नोन एज नोड। उससे हम क्या बोलेंगे, नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो चलो नोड क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं। नोड, ओके, नोड होती है जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोड का मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके। बोलने का मतलब उस जगह में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जीरो है, जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब मैं बोलूंगा चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल एरिया इज जीरो, ओके। जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। नोड जो होता है वो दो प्रकार, एक होती है एंगुलर नोड, और दूसरा होता है रेडियल नोड। देखो रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, पहले रेडियल को समझते बाद में एंगुलर। रेडियल का मतलब होता है, समझो ये वाला जो न्यूक्लियस है और 1s ऑर्बिटल है, और फिर ये 2s ऑर्बिटल यहां से, ओके, ये 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल यहां से हुआ, ये 1s। तो ये 1s से किसी भी डायरेक्शन में मैं जाऊं, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन में मैं जाऊं, मुझे वो खाली जगह मिल जाएगा। तो रेडियल नोड का मतलब होता है इन एनी डायरेक्शन इट विल गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, एनी डायरेक्शन आपको खाली जगह मिलेगा। ये पूरी नोड है, दिस वन इज फुल नोड, ओके। और इसको हम बोलेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड का मतलब
यहाँ से आप कोई भी डायरेक्शन जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह आपको खाली जगह मिल जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज रेडियल नोड। ओके, जैसे ये वाला रेडियल नोड देखो खाली जगह है, सारे डायरेक्शन में खाली जगह है, इस पॉइंट से सारे डायरेक्शन में, तो नोड जो रेडियल होती है सारे डायरेक्शन में खाली रहेगी। ओके, और कितने सारे रेडियल नोड्स रहेंगे, कितने सारे रेडियल नोड्स रहेंगे उसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। समझे, कितने सारे रेडियल नोड्स रहेंगे उसका फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1। चलो अब हम लोग देखते हैं कि 1s में कितने सारे खाली जगह रहेगी। 1s में n का वैल्यू क्या है, 1s में 1n का वैल्यू क्या है, बोलो बेटा। 1 है, 1 n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू मैंने 1 लिखा, l का वैल्यू क्या है, s 0 होती है माइनस 1, तो 1s में एक भी नोड नहीं होगा। ठीक है क्या, 1s में कोई भी नोड नहीं, न्यूक्लियस है फिर इलेक्ट्रॉन सब तरह तो मिल ही रहा है, तो 1s में कोई भी नोड नहीं। फिर 2s में n का वैल्यू क्या होगा, 2, l का वैल्यू क्या होगा 0 माइनस 1, तो इट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 is 1। तो 2s में एक रेडियल नोड दिखा आपको, 1s फिर बीच में खाली जगह है, एक रेडियल नोड। वैसे ही 3s में 3 माइनस s का वैल्यू 0 होता है, l 0 माइनस 1 2, दो नोड होगी, कितने सारे नोड होंगे, दो नोड। 3s तक आप पहुंचोगे तो दो नोड मिलेंगे, एक 1s और 2s के बीच में, एक 2s और 3s के बीच में। क्लियर है आपको, आई सपोज ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। ओके, 4s में आप निकाल सकते हो, एंगुलर नोड इज इक्वल टू l, एंगुलर नोड एक पर्टिकुलर एंगल पे बनती है, दैट इज इक्वल टू l डायरेक्टली। s रहेगा तो कितना सारा एंगुलर नोड, एक भी नहीं, s का वैल्यू 0 होता है, 0। p कितने सारे, 1 g 2 f 3। ओके, तो एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों रहते हैं। एंगुलर नोड कितने सारे रहेंगे, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ l, रेडियल नोड कितने रहेंगे, दैट इज n माइनस l माइनस 1। ओके, क्लियर सब कुछ। टोटल नोड्स, अब टोटल नोड्स कितने होंगे, टोटल नोड्स एंगुलर नोड और रेडियल नोड को जोड़ दो, n माइनस l माइनस 1 प्लस l गया, टोटल नोड्स का फॉर्मूला होगा n माइनस 1। सब मिला के कितने नोड्स होंगे उसका फॉर्मूला होगा n माइनस 1। तो ये है कहानी सिंपल सी, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। एक बार रिपीट कर देता हूं, s ऑर्बिटल होती है, कुछ नहीं, मतलब l की वैल्यू सिग्निफिकेंस होता है 0 का, l की वैल्यू 0, तो 0 मींस s ऑर्बिटल। इट इज नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं। 1s न्यूक्लियस के सब सामने में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर गए, तो 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलना कम हो जाती है। ओके, 2s 1s के बीच में एक नोड रहती है। ओके, नोड दो प्रकार की, नोड क्या होता है, खाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। एंगुलर नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला, एंगुलर नोड का फॉर्मूला, टोटल कहानी खत्म, द एंड। और कुछ किसी को कोई डाउट, आई सपोज नो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, हाँ ना, यस अरे यस नो, यस यस कोई तो बोलो यार, चुपचाप पढ़ रहे हो आप लोग, अरे मजे मजे में पढ़ते रहो यार, एकदम मतलब बोलो हाँ समझ आया, नहीं समझ आया 100 बार समझा देंगे। ओके, पर इतने भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको 100 बार में समझ नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी के।
ओके नेक्स्ट पी ऑर्बिटल। अच्छा पी ऑर्बिटल में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, size of orbital increases with increase in value of n। n का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ते चले जाएंगे। तो 1s 2s 3s 4s ऐसे होगा। ग्रेटर देन किधर, ऐसे ऐसे होगा। नो सर, नो। उल्टा होगा। n का वैल्यू किधर बढ़ा, 2 n का वैल्यू बढ़ा, 3 n का वैल्यू बढ़ा, 4 n का वैल्यू बढ़ा, ऐसे होगा। ओके ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्बिटल की कहानी s वाली। अब p वाला में आते हैं, ठीक। तो चलो इसको बिठा देता हूं, ठीक है। p ऑर्बिटल आते हैं, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के बारे में जिक्र किया जाए तो वैल्यू ऑफ L is equal to 1000, सही है। No, sir. नो सर, क्या होगा, 1। 1 होगा। 1 होगा sir. यस 1000 नहीं होगा, 1 होगा। वैल्यू ऑफ L is equal to 1। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप, यू विल सी द शेप, इट्स डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप। ओके डबल डंबल शेप देखो कैसा होगा, तो देख लो। मतलब क्या डायग्राम तो हम लोग कैजुअली बहुत बना देते हैं कि ऐसा होगा, पर इसको ध्यान से देखो। देखो बेटा इट्स नॉर्मली की सेंटर पॉइंट होती है जहां पे नहीं पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, और उसको बनाया जाए तो अभी तो ये कुछ ऐसे होगा, तो ये कुछ ऐसे है। बट हम लोग कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, ये सिंपलिसिटी में डायग्राम के लिए ऐसे बना, बट नॉर्मली खाली जगह रहनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे नहीं है। ये वाली लो, सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोलिए Sir. बेटा। सर डबल डबल शेप। हाँ तो बोलिए डबल बेटा। डबल कैसे होगा सर? डबल डबल नहीं होगा बेटा, डंबल होगा, गलती से नहीं। वही सर। वो आपको मालूम है यार, अब टीचर गलती से लिख दिया तो जान तो नहीं ले रहे, ठीक है। थैंक यू। डंबल से ऐसा होगा, ये डंबल से एक सिंगल डंबल बेटा, ठीक है, डबल डंबल तो नहीं, डंबल से। ओके ध्यान में रहना चाहिए। फिर अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखना, देखिए इट हैज 3 degenerate orbitals। बट मालूम है एक बात बेटा कि आपकी आवाज जब उधर से आई ना, मैं तो गलती से लिखा था नो डाउट, पर आपकी जो आवाज जो आई उधर से, तब मुझे यकीन हुआ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। इट्स वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मेहनत करते रहो, देखो हर जगह ही मिलेगा, आगे बढ़ोगे। इट हैज 3 degenerate orbitals, अब समझना इंपॉर्टेंट। degenerate का मतलब होता है सेम एनर्जी, इसके पास 3 सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है। मतलब जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। आपको मालूम होगा पी एक्स, मैं सिंपलिसिटी के लिए डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। बीच में एक ऐसा जगह है देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ ऐसे कर देता हूं तो क्लियर रहेगा। तो ये मैं मानता हूं y एक्सिस के अलोंग, तो पी वाई, ठीक है। यदि मैं मानूंगा ऐसे x के अलोंग, तो px
ठीक है, 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब p सबसे 3 ओरिएंटेशन में, px py और pz। okay, pz, it has 3 same energy orbitals, px py pz, ओरिएंटेशन अलग है। देखो ये 1 लीटर का बोतल है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा 2 लीटर का थोड़े हो जाएगा, या ऐसे कर दूंगा तो 5 लीटर का हो जाएगा, नहीं, एनर्जी ओरिएंटेशन में चेंज नहीं होती है, px py pz तीनों की एनर्जी जो होती है सेम। ओके, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी डम्बल शेप होती है, 3 सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना है इसमें कि px ऑर्बिटल, ये मैं नोडल प्लेन का बात कर रहा हूं। नोडल प्लेन मतलब देखो जब ये x एक्सिस पे है, जब ये x एक्सिस पे है तो देखोगे आप, मैं एक ऐसा एक्सिस बनाता हूं, y z एक्सिस, ये वाला एक्सिस y z, x एक्सिस में जब है तो x एक्सिस में नहीं इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, y z एक्सिस में तो नहीं मिलेंगे। तो px ऑर्बिटल के लिए, px ऑर्बिटल, यदि px ऑर्बिटल है तो x एक्सिस में इंक्लाइंड है, तो x में इलेक्ट्रॉन रहेंगे x वाली एक्सिस में, और y z प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो px ऑर्बिटल जो ओरिएंटेड है x एक्सिस में, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ओरिएंटेशन में पाएंगे, ये सारे जगह में इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ओके, बट ये जो yz प्लेन है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। याद रखने का सबसे आसान तरीका है बेटा, देखो यहाँ px लिखा हो तो x को छोड़ दो, प्लेन कौन सी ले लो, yz प्लेन। yz प्लेन इज नोडल प्लेन, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उस प्लेन में। py ऑर्बिटल के लिए y है, y को भूल जाओ, तो कौन सी प्लेन, xz प्लेन, xz प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। pz के लिए z है, z को भूल जाओ, xy प्लेन, xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, px ऑर्बिटल के लिए कौन सी नोडल प्लेन है, नोडल मतलब नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला प्लेन, py के लिए, pz के लिए सामने में है, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज छोटी सी बतानी है, नोडल प्लेन मतलब कौन कौन से कितने सारे नोड्स रहेंगे, एंगुलर नोड्स कितने, रेडियल नोड्स कितने। तो यदि मैं बात करूं रेडियल नोड्स का, रेडियल नोड्स, तो इफ आई विल टॉक ऑफ 2p ऑर्बिटल, फार्मूला सबको मालूम है ना रेडियल नोड का, n - l - 1। जल्दी बताओ कितने सारे रेडियल नोड्स होंगे 2p ऑर्बिटल में, 1 पक्का? सर 0 0, n का वैल्यू 2, l p का वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। भाग गया, 0 स्क्रीन के बाहर चल गया, ले आके आ गया 0 स्क्रीन में। ओके, फिर 3p में कितने सारे होंगे, 1 1 3 माइनस कितना, p का वैल्यू 1 तो हो गई 1। देखो ये कौन सा है, 2p, 1p तो होता नहीं है, 2p, फिर उसके ऊपर आएगी 3p, है ना, बीच में एक नोड हो जाएगा रेडियल वाला, तो हो जाएगा 1, 4p कितना, 4 माइनस 1 माइनस 1 कितने, 2, समझ गए। तो रेडियल नोड्स कितने सारे, 2p में 0, 3p में 1, 4p में 2, n का वैल्यू 4, 4 लिख दिया, p l का वैल्यू 1 माइनस 1, तो 2, 4 में से 2 गया तो 2 ही आता है। और एंगुलर नोड तो हमेशा इक्वल टू नहीं होता, एंगुलर नोड ऑलवेज इक्वल टू n, तो p ऑर्बिटल रहेगा तो एक ही एंगुलर नोड रहेगा, ठीक है। तो p ऑर्बिटल की ये सारी कहानी है। ओके, कोई भी दिक्कत पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत बोलिए, सर बोलिए सर। सर नोडल प्लेन सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है, चलिए फिर
चलो इसको मिटा ही देते हैं, नोडल प्लेन समझाते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? px ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये px ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां है? एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब px ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोन है तो एक्स एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, तो ये वाली प्लेन जो हॉरिजॉन्टल है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगी। अब yz प्लेन लेते हैं, ठीक है ना। तो yz प्लेन, तो y एक्सिस के अलोन इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा? z एक्सिस के इलेक्ट्रॉन अलोन जाएगा नहीं जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है y और z मिलके, y एक्सिस और z एक्सिस मिलके बनता है yz प्लेन। इलेक्ट्रॉन yz प्लेन में नहीं जाएगी। देखो xy प्लेन में तो रहेगा ही, ठीक है ना। बस कहां नहीं रहेगा? yz प्लेन में नहीं रहेगा। xy प्लेन में रहेगा, yz प्लेन में नहीं रहेगा। xz प्लेन में भी रहेगा। देखो x जहां जहां जाएगा, xy प्लेन, xy प्लेन, xy प्लेन में है, xz प्लेन में भी रहेगा क्योंकि x आ रही है। देखो xy प्लेन, xz प्लेन, x आ रही है कि नहीं आ रही? x आ रही है, x आ रही है, तो xy प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, xz प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पर yz प्लेन में x आ रही है नहीं आ रही, तो yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ओके सर ऐसा क्यों है सर? क्या बोल रहे बेटा? सर ऐसे क्यों है सर कि जिसमें x रहेगा सर उसी में इलेक्ट्रॉन मिलेगा? सुनो, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस आएगी कि नहीं आएगी? यस सर आएगी। सुनो ध्यान से सुनो, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस आएगी? यस सर। आएगी। तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है? यस सर। यस, तो एक्स वाई प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, रहेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब एक्स वाई में चलो आपने समझ लिया इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब मैं बात करता हूं एक्स जेड। एक्स जेड प्लेन है तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स जेड प्लेन बनेगा। यस सर। जब एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रॉन तो एक्स जेड प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। अब देखो वाई जेड, आपको कहीं यहाँ पे वाई नजर आ रहा है? नहीं, तो वाई एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जेड एक्सिस के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वाई जेड हो गई नोडल प्लेन। वेरी सिंपल। ओके बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। समझ गए? अब याद देखो, याद रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है। व्हाई है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो आप इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझोगे ना, अब थोड़ा ज्योमेट्री के ओर ध्यान दो। एक्स वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस मिलके बनता है एक्स वाई प्लेन। तो यदि एक्स वाला में इलेक्ट्रॉन है तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं यार, सिंपल सी बात है ना, वही कहानी। तो याद रखने का तरीका पी एक्स है तो एक्स को भूल जाओ, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, नो। ओके वेरी सिंपल। आप इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचना, ग्राफ थोड़ा बनाओगे तब आपको समझ आएगा। आगे बढ़ूं? यस। एक्चुअली मैं आपको कुछ 3D डायग्राम्स दिखा के क्लियर कर सकता था, बट देयर इज सम लिमिटेशंस की दैट कैन नॉट बी शोन टू यू राइट नाउ, क्योंकि 3D ओरिएंटेशन में आपको नहीं दिखा सकता हूं। यदि आप ऑफलाइन क्लास में रहते तो मैं 3D ओरिएंटेशन में आपको दिखाता, बट इजीली थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलाउंग तो है ही, तो एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन रहेगा, कुछ सा बात है। एक्स जेड में भी रहेगा और वाई जेड में नहीं रहेगा। वेरी सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल। देखिएगा डी ऑर्बिटल जो होती है, इट्स वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2 कितना? 2 2 होगा, 2। वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2।
It is directional. Directional in nature. Okay. It has double dumbbell shape. डबल डंबल हम लोग कैसे बनाएंगे देखो, ऐसे यहाँ पे नहीं जाएगा और नोडल. Okay, it's double dumbbell shaped. It has 5 degenerate orbitals. बेटा देखना ये इंपॉर्टेंट है. It has 5 degenerate orbitals. 5 degenerate मतलब 5 सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स इसके पास होते हैं, जिनका नाम क्या क्या है, dxy. याद रखने का तरीका बताया था, dxy फिर dyz, dyz, dx square minus y square, z square, dz square. अब देखो ये तीन का जो लोब्स होता है, लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में इनका लोब्स रहेगा. देखो जैसे सुनो, ओके, ये एक्सिस हो गई. देखो आप चाहो तो इसके मतलब ये बीच में खाली ही जगह है. ओके, तो लोब्स कैसे हैं, देखो ये वाला एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये वाला एक्सिस, इन सब के बीच में. ओके, लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई है, एक्स वाई तो बीच में उसके वाई जेड रहेगा, तो वाई जेड के बीच में एक्स जेड रहेगा, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में. ओके, लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, ये सब जगह में इलेक्ट्रॉन. ओके, और लग रहा है ना डबल डबल से, डबल डंबल लग रहा है कि नहीं, ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल. ओके, dx square minus y square, lobes along the axis, lobes along the axis, along the axis है ना, एक्सिस के along है, एक्सिस की पे. ओके, lobes along the axis. और dz square का क्या होता है देखना, 2 lobes, 2 big lobes on z axis and a ring in between. देखिए सपोज कीजिए ये वाला z एक्सिस है, ठीक है ना, इसको मैं z एक्सिस मान लिया, तो मैं मान सकता हूं ऊपर वाले को मैं z एक्सिस. तो क्या होगा, दो बड़े बड़े लोब्स होंगे, दो बड़े बड़े लोब्स होंगे z एक्सिस के अलोंग, और एक रिंग होगी बीच में, एक रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा. ओके, तो ध्यान से देखिए इन सब के शेप को, वैल्यू l इक्वल टू 2 होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. डायरेक्शनल नेचर, हाँ डायरेक्शनल नेचर है इसका. डबल डंबल शेप, देखिए डबल डंबल शेप, पांच सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं, नाम dxy yz xz. तो इनके जो लोब्स मतलब वो रीजन जहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो कहां रहते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस. देखो एक्सिस के बीच में है ना. आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बनाए, इसको क्यों टच करवा दिए, तो बेटा ये मैं सिंपलिसिटी के लिए डायग्राम बना रहा हूं, एक्चुअली वो टच नहीं करता है. तो लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में ये तीनों के, इसका लोब्स अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस लोब्स. dz स्क्वायर में क्या होता है, दो बड़े बड़े लोब z एक्सिस पे रहेगी और एक रिंग रहेगी. ओके, तो ये क्लियर होनी चाहिए आई सपोज. अब देखिएगा यदि हम लोग ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं
इन फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। यदि हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ बॉक्स, तो यदि ये कोई s ऑर्बिटल है, ओके, यदि मैं मानता हूं ये s ऑर्बिटल, तो बेटा मुझे बताओ कि इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड स्पिन होगा। सबको मालूम है ना, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलती है और एक का अप स्पिन होगा तो दूसरा का डाउन स्पिन होगा। ये बताया था ना लास्ट क्लास में? यस सर। यस। अब यदि p ऑर्बिटल होगा तो p ऑर्बिटल के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे? 3 py pz, px py pz। ओके, मैं इनको इन टाइप टर्म्स ऑफ बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए इसमें टोटल कितने होंगे? 6 हो सकते हैं, एक अपवर्ड स्पिन एक डाउनवर्ड स्पिन। तो p ऑर्बिटल जो होते हैं तीनों मिला के px py और pz, बोले तो p सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। और वहीं d की बात की जाए तो d के कितने डीजेनरेट होते हैं? 5 सर। 1 2 3 4 5, 5 को ना, 1 2 3 4 5। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 6 7 8 9 10। तो डी ऑर्बिटल्स में सब मिला के यदि हम लोग इनका सारा नाम देखें तो टोटल होगी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आई सपोज इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p ऑर्बिटल्स में सब मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, d में सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, और d में कितने सारे ऑर्बिटल होते हैं? एक dxy dyz dxz dx square minus y square dz square 10। I suppose the idea would be clear about all this. Okay, I will move forward. Any doubts can be asked. जल्दी से। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? एनीबॉडी? नो सर। यस नो? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। यस देखो बेटा, नोडल प्लेन्स को सच कुछ देखो, आप लोगों ने 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल प्लेन्स उतने नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत होगा। ओके, बट मैं जिस आइडिया से बता रहा हूं उस आइडिया से दिमाग में रखो, क्वाइट क्लियर रहेगी और एग्जाम्स में बहुत जल्दी आ जाएगी वो टॉपिक्स। अरे चलो, आज नोडल प्लेन डी ऑर्बिटल के जानने से पहले तो छोटे से बात आप लोगों से करते हैं। कितने कितने घंटे पढ़ रहे हो आप लोग घर में? पंखा बंद करता हूँ, आवाज साफ आएगा। कितना कितना घंटा पढ़ते हो आप लोग घर में? कोई भी बच्चा, एक बच्चा बताएगा जल्दी। क्या नाम है बताओ बेटा? नाम बताइए बेटा। देखो मोबाइल को अपने मुंह के सामने लाओ फिर बोलो। सर शुभजीत। हाँ शुभजीत बेटा, कितना देर पढ़ते हो अभी घर में? 1 भी घंटा? सर 5 घंटा पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, 5 घंटा पढ़ो। और सर 4.5 पर। क्या नाम है बेटा? अच्छा, कोई और? सर दीक्षा। हाँ दीक्षा, कितने देर पढ़ते हो बेटी? 6 आवर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, और कोई?
और कोई पढ़ता नहीं है क्या? जल्दी, मतलब कोई दिल से नहीं बोल रहा है तो मतलब नहीं पढ़ रहा है। रुको तो थोड़ा कुछ बात किया जाए बच्चा लोग से, नाम देख के। वीडियो हैंग होगा थोड़ा। क्या नाम है? प्रियांशी। प्रियांशी बेटा आप कितना देर पढ़ते हो? सर 3 आवर्स। हाँ कितना? 3 आवर बेटा, ठीक है। रिचा? सर 2 आवर्स। आदित्य? सर आप जो कोचिंग में पढ़ाया होता है उसके बाद 1 घंटा पढ़ते हैं रिवीजन के लिए। अच्छा, और थोड़ा पढ़ना है बेटा। आदित्य कहाँ पे रहते हो वैसे आप? सर बिहार शरीफ। अच्छा, बिहार से? यस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो मेरा एक चीज आप लोगों को बोलना है, अरे मस्ती वाली बात है, मस्ती में बात करनी चाहिए, ऐसी कुछ नहीं छिपाने वाली क्या। मैं जो हूँ सामने में हूँ, आप भी मेरे सामने में, सच बोलने में कोई फर्क नहीं है। जितना देर भी पढ़ो, आपको लगता है कि टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है जो टीचर क्वेश्चंस देते हैं वो सारे क्वेश्चन यदि आपका 1 घंटा में बन जा रहा है या 2 घंटा में बन रहा है या 3 घंटा में बन रहा है, तो वो पढ़ने की ड्यूरेशन को फिक्स। रोज यदि 3 घंटा पढ़ना तो रोज 3 ही घंटा पढ़ो, रोज 4 घंटा पढ़ना तो 4 घंटा ही पढ़ो। आपका नीड है, वो डिपेंड करता है लोगों टू लोग। बट आपको मैं बोलूंगा आइडियली अभी लॉकडाउन के टाइम में आप 8 घंटा पढ़ाई कर आराम से। इफ यू गिव 8 आवर्स टू योर स्टडीज, मैं आपको बोलता हूँ बेटा, आप ये जो जर्नी है आईआईटी का ना, ये भागोगे, स्पीड चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो एक सुनहरा मौका मिला है आप लोगों को, समय काफी है पढ़ने का, और हम लोग भी अवेलेबल हैं, हमेशा चैट में अवेलेबल हैं, डाउट्स है फिर अवेलेबल है आपके लिए। तो आई रिक्वेस्ट की स्टडी आवर को थोड़ा इंक्रीज करो। जो बच्चा एक ही आवर में कवर कर रहे हो फाइन, पर मैं बोलूंगा सुबह में उठो, कम से कम 3 घंटा पढ़ो। और सुबह की चीज दिमाग, देखो क्या होता है जब इंसान मॉर्निंग में उठता है ना, तो उसकी जो उल्टा पुल्टा सोचने वाली जो चीज होती है ना दिमाग में, वो क्लोज रहता है। ओके, तो इंसान लंथ फंथ चीज ज्यादा नहीं सोच पाता, तो उस दौरान आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहे। कोशिश करो सुबह में 4 बजे तक उठ जाने का, और 4:30 5 बजे तक बैठ जाओ पढ़ने, और 5 से 8 बजे तक पढ़ो 3 घंटा एकदम मस्त। फिर दोपहर में 1-2 घंटा पढ़ लो, और फिर रात में 1-2 घंटा पढ़ लो। पर सुबह का 3 घंटा जरूर पढ़ो, क्योंकि उस टाइम में कंसंट्रेशन काफी स्ट्रांग रहेगी। ओके, बहुत हेल्प मिलेगा, चीजें अच्छे से समझो, क्योंकि दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, दिमाग ज्यादा विचलित नहीं रहता उस टाइम। उल्टा पुल्टा चीज जो सोचने वाली चीज रहती है ना, क्लोज रहता है, वो एक्टिवेटेड नहीं रहता, तो आपकी दिमाग कंसंट्रेटेड रहेगी, अब ज्यादा अच्छा से चीजों को समझो। तो प्लीज यूटिलाइज द मॉर्निंग आवर्स, और कम से कम 8 घंटा अभी पढ़ो, क्योंकि ये जो आईआईटी और मेडिकल का जर्नी है, एक बहुत टफ जर्नी है, जो कठोर मेहनत से मिलता है, जो हम लोगों को करना है। ओके, करेंगे, चलो बढ़ते हैं। नोडल प्लेन्स, पंखा चालू करते हैं। नोडल प्लेन्स, जो नोडल प्लेन्स की बात की जाए तो dxy, यदि dxy ऑर्बिटल्स है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक ही नोडल प्लेन होता है, पर d ऑर्बिटल्स में 2-2 नोडल प्लेन होगी पर ऑर्बिटल। dxy, आप देखो बेटा इसमें कौन सा चीज मिसिंग है? z मिसिंग है, तो z के साथ कॉम्बिनेशन बना, z मिसिंग है, xy में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही पक्का है, तो z के साथ dxz। ये प्लेन में ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए xz प्लेन, xz प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी, प्लस yz प्लेन, yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी। देखो सिंपल तरीका है दिमाग में रखने का, x y z नहीं है, 3 डायमेंशनल है, आपको थोड़ा रियलाइज करना डायग्राम से। x y प्लेन, इसमें z नहीं है, तो z के साथ कॉम्बिनेशन बैठा, xz yz, xz प्लेन yz, dxz ऑर्बिटल, तो इसमें y नहीं है, तो y के साथ कॉम्बिनेशन, xy प्लेन एंड कौन सी होगी? yz प्लेन, ये 2 नोडल प्लेन होंगे, yz ऑर्बिटल, तो x नहीं है, x के साथ कॉम्बिनेशन, xy प्लेन प्लस xz प्लेन, ये नोडल प्लेन्स होंगे, 2-2 नोडल प्लेन्स मिलेंगे आपको पर ऑर्बिटल। ओके, फिर dx² - y²,
इसका देखो लोब जो होता है ऐसे ऐसे, तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो dx² - y² में इन बिटवीन द एक्सिस रहेंगे नोडल प्लेन। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत है, ओके? उतनी विजुअलाइजेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो, चैप्टर्स आएंगे जहां पे विजुअलाइजेशन इंक्रीज हो। तो dx² - y² अलोंग द एक्सिस रहते हैं, इधर भी लोब है, इधर भी लोब है, इधर भी लोब है, इधर भी लोब है, इन बिटवीन द एक्सिस नोडल प्लेन, ओके? dz² कोई नोडल प्लेन नहीं, ऊपर में एक लोब, इधर लोब, और एक रिंग जो है वो तो चारों तरफ है, तो कोई नोडल प्लेन, नो नोडल, ओके? हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हर रीजन में, ओके? तो ये जो कुछ सिंपल चीजें हैं जो आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, और तरीका सिंपल है, x y z नहीं है, z के साथ कॉम्बिनेशन x z y z, x z y नहीं है, x y y z, ठीक है ना? y z x नहीं है, x y x z। इसमें तो मैंने फिगरेटिव बता ही दिया किस तरह से दिमाग में रखना है, dz में नो नोडल प्लेन, ओके? इट्स बेटर टू कीप इन, थोड़ा सा इसको मेमोरी पार्ट में रखना। विजुअलाइजेशन की जहां बात आएगी तो मैं कुछ 3D डायग्राम्स के साथ आपको ये विजुअलाइजेशन क्लियर करवा दूंगा, ओके? करेक्ट? चलिए कोशिश करूंगा मैं ऐप पे मैं कोशिश करता हूं कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स को चढ़ा देने का, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ऑर्बिटल होता है f ऑर्बिटल, पर f ऑर्बिटल की शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना, ओके? वी विल नॉट स्टडी दैट इन आवर सिलेबस, करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगी। बेटा जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। पूरे 11th और पूरे 12th की केमिस्ट्री में आपको एक बात बताता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में आप मिस करते हो चीजों के तो दूसरी चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रैब करना है, जो ये कॉन्सेप्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आपको बहुत अच्छे से सीखना, ओके? चलिए देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस पे डिपेंड करती है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात हो रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन हो सकती है, Li2+ हो सकता है, He+ हो सकता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए बात हो रही है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की कहानी क्या है? डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ गैस। कुछ बच्चों को याद होगा क्योंकि मैंने ये डिस्कस करवाया था। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने बोला था भी, जी एडवांस 2014-15 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद करो। एनर्जी एंड साइज of orbital of single electron system depends upon principal quantum number, है ना? principal quantum number पे डिपेंड करती है, that is on value of n। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल्स की, वो डिपेंड करती है सिर्फ ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। तो यदि बात की जाए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
इधर से लिखता हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ओके, सिर्फ डिपेंड कर रही है n की वैल्यू पे। 1 2 n का वैल्यू है ना, तो 2 ऑब्वियसली बड़ा होता है 1 से, तो 2s की जो एनर्जी होती है वो 1s से बड़ा। यहाँ पे बताओ क्या होगा, 2 2 सेम है, क्या होगा, इक्वल इक्वल एनर्जी। 2s 2p की एनर्जी जो होगी इक्वल होगी। फिर n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 बड़ा होता है, तो ग्रेटर 3 3 3 n का वैल्यू 3 है, तो 3s is equal to 3p which is equal to 3d। ओके, अब देखिए 3 4 है ना, 4 बड़ा होता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसमें क्या होगा, इक्वल 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 इक्वल। ओके, अब इसमें देखो इसी कॉन्सेप्ट पे आया था जी एडवांस 2015 में क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बता रहा हूं, पहले इसको देख लो फिर कंफ्यूजन कैसे आता है वो बाद में बताऊंगा। तो ये तो हो गया n का वैल्यू जहां जहां सेम है वहां पे एनर्जी इक्वल। ओके, अब देखिए यदि हम लोग 1s को मानते हैं ग्राउंड स्टेट, 1s को यदि हम मानते हैं ग्राउंड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा है इसमें, 2s 2 सर 2s 2s और 2p दोनों, हाँ क्योंकि सर। दोनों की एनर्जी लेवल सेम है ना बेटा। तो फर्स्ट यस एक्साइटेड स्टेट ये पूरा है, यदि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से या 2s में जाए या 2p में जाए, दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगी 2s 2p दोनों होगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये वाला पूरा सेकंड एक्साइटेड, ओके। थर्ड एक्साइटेड इस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाए वो थर्ड एक्साइटेड में जाएगा, यहाँ पे जाए यहाँ पे, क्योंकि सबकी एनर्जी तो एक ही है। ओके, अब एक और चीज, यदि ऑर्बिटल की बात की जाए तो यहाँ पे कितने सारे ऑर्बिटल हैं 1s में, 1 ऑर्बिटल है, 1 एक ऑर्बिटल। यदि इसका बात किया जाए तो कितने सारे ऑर्बिटल हैं, 4 है ना, 4 4 ऑर्बिटल। s की 1 और p की कितनी होती है, 3 ऑर्बिटल, 3, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। यहाँ पे कितना, 1 3 5 9, 5 3 8 और 1 9, 9 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की। यहाँ पे 9 और नीचे का कितना होगा, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 ऑर्बिटल्स है। अब देखो जोड़ दो, आप सभी को यदि देखना है तो देख लो। फर्स्ट सेल 1s मतलब पूरा फर्स्ट सेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, फर्स्ट सेल 1 मतलब पहला सेल में सारा ये कहानी है 1s का 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल का पूरा कहानी 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रही है ना। आपने जो पुराना पढ़ा था गलत नहीं पढ़ा था, 2 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन मतलब पर ऑर्बिटल 2 2 इलेक्ट्रॉन, 9 to 18 इलेक्ट्रॉन। और अपने हिसाब से भी आपने भी वो पढ़ाई पढ़ा था 2n स्क्वायर, थर्ड सेल 3 स्क्वायर 9 9 to 18, वो पढ़ाई भी सही है, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दोनों है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग होता है। सिंगल सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ाऊंगा अभी, रुक जाओ। ओके, दिस इज फॉर, सर हाँ बोलिए। सर ये तो KLMN वाला हो गया ना सर। हाँ हाँ वही तो KLMN के हिसाब से मैं सिखा रहे हैं। तो ये K के अंदर में सारी कहानी के ही के ना अंदर में होती है, सब सेल उसी के अंदर में ना होती है ऑर्बिटल। ओके, कोई चीज नहीं। ओके, आपको 9 10 में जूनियर लेवल में सिंपल में पढ़ाया जाता है और आप समझ गए 2s में 2s और 2p होती है,
ओके, दो जगह। तो ये तो हो गई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पूरी कुंडली। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कुंडली हम लोग देखेंगे। बेटा बेटा और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। डिपेंड्स अपॉन n+l वैल्यू। देखो डिफरेंस, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ n पे डिपेंड करता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l की कंबाइंड वैल्यू पे डिपेंड करता है। आ जाते हैं क्या कहानी है। चलो लिखता हूं 1s, और इसको ये भी देख लो, हायर द वैल्यू ऑफ n+l हायर एनर्जी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। n+l की वैल्यू यदि हाई होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी है। अब आते हैं हम यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, एक्चुअली 3p के बाद 4s आती है, क्यों आती है मैं बताऊंगा। 4s 3d 4p 4d 4s, ये 4d तक देखो, अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। या इतना ही पढ़ लो काफी है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले समझ लो, सिंपल है, उतना सारा मैं कंफ्यूज। देखो n+l के वैल्यू पे डिपेंड करता है। n+l 1s का क्या होगा, 1 प्लस कितना, 0 0 2 प्लस 0 0 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 x का वैल्यू 0 0 सर 0 0 3 प्लस इंटू नहीं करना है, 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 0 4 3 प्लस 2 5, है ना। अब चलो देखते हैं ध्यान से, 1 बना होता है 2 बना होता है 2 सर 2 बना होता है 2 बना होता है 2s की जो एनर्जी होगी 1s से ज्यादा होगी। 3 2 से बड़ा होता है, n+l 3 है तो ये ज्यादा वैल्यू होगी। अब देखो 3s और 2p की इक्वल है, तो ऐसा कंडीशन में इफ n+l is equal then higher n has higher energy, ठीक है ना। बोला क्या जा रहा है कि यदि n+l इक्वल आ जाता है, n+l इक्वल आ जाता है तो n की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी उसकी हायर एनर्जी होगी। तो n का वैल्यू किसका बड़ा है, 3s का बड़ा है, तो 3s की एनर्जी हो गई इससे बड़ी। 3 4 इसकी बड़ी, 4 4 कौन होगा, 4s 4s क्योंकि उसकी n की वैल्यू बड़ी है। 4 5 ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो आप लोग को ये समझ आ गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी डिपेंड करती है n+l के कंबाइंड वैल्यू पे डिपेंड करती है, n+l की कंबाइंड वैल्यू पे डिपेंड करती है। और एक चीज, यदि n+l सेम आ जाए तो n जिसका बड़ा है उसको हायर एनर्जी मिलेगा। ओके, तो ये क्लियर रखनी है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पकड़ना है, मेन चीज यहाँ पे ग्राउंड स्टेट यदि मैं इसको मानता हूं तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये बात, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड 2p
समझ आ रहा है डिफरेंस? समझ आ रहा है ना? ओके, yes, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड, समझ रहे हो ना? तो ये वाली डिफरेंस है। ओके, अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखनी है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट पार्ट। एनसीईआरटी को 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ना है मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद। मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी अब पढ़ो, आपकी एनसीईआरटी फुल दिमाग में घुसने लग जाएगी। और फिर उसके बाद यदि आप 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है उसको बना लिए, और मैं तो लास्ट ईयर से क्वेश्चंस करवाता ही रहता हूँ, फिर भी आपको 30 इयर्स लास्ट या 40 इयर्स लास्ट के क्वेश्चन आईआईटी में जो आएंगे वो कर लेंगे। उतना आप कर लोगे तो 100% आप एक आईआईटी में पहुंचोगे, 100% एक आईआईटी में या अच्छा मेडिकल कॉलेज में। मेरे नोट्स को पढ़ो, उसमें हर कुछ कवर्ड है फ्रॉम मेंस टू एडवांस्ड। फिर उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ लेना है लाइन बाय लाइन, तो मेरी नोट्स और अच्छे से आपको समझ आएगी कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे डिराइव किया है। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक, फिर हम लोग जितना क्वेश्चन करवाते हैं, और 30 इयर्स आईआईटी के क्वेश्चन। आईआईटी में परमानेंट गारंटी सीट, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स्ड। पर हाँ, एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, एक छोटे से 2 लाइन में दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आईआईटी ने नहीं पूछा। 100% प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि 2021 या 2022 में ये क्वेश्चन आने ही वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा से पकड़ लो। 100% पिछले अगले साल या इसके अगले के अगले साल ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, क्योंकि अभी तक इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, जो मैं लाइन लिखूंगा आप ध्यान से पढ़ना। इट्स डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि बट एनसीईआरटी में आपको मिलेगा नहीं ये लाइन। एनर्जी of orbitals in same subcell decreases with increase in atomic number. Okay, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो लाइन। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की एनर्जी इन सेम सबसेल, यदि सबसेल सेम है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन z, z यदि बढ़ती है तो देखो क्या है, एनर्जी ऑफ 2s का मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन का, ठीक है, एनर्जी मैं बात कर रहा हूं 2s सेम सबसेल का, ठीक है ना, सेम सबसेल में एनर्जी की बात, लिथियम का एनर्जी में 2s में बात करूं, पोटेशियम का एनर्जी में मैं 2s में बात करूं, क्या आएगा? अच्छा ये सोडियम आएगा, पोटेशियम का। ओके, पोटेशियम भाग गया, थोड़ा सा ले आते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन जेड, तो एनर्जी और बाइटा है सेल बढ़ा, एनर्जी घट गया। देखो ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पक्का आएगा आने वाले 1-2 साल में, और एक चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन आती है लगभग, इस चैप्टर से आपके मतलब इधर हो गए 15-16 चैप्टर, और 12th में 15-16 चैप्टर मिला के सब चैप्टर क्वेश्चन, तो ये 100% नहीं पढ़ आएंगे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। सेम सबसे है, एटॉमिक नंबर बढ़ रही है तो एनर्जी घटेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो इतनी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस होगी, फिर कुछ क्वेश्चन होंगे अभी। सर हाँ सर जी सर, बोलिए बेटा, बोलो। नथिंग सर। क्या होगा पूछो ना, यदि मन में कुछ है तो पूछो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए
क्लास में मुझे कोई चैट में मैसेज किया था कि सर स्पिन की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करेगी। बेटा स्पिन तो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब अपना प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी। ओके, तो वो एंगुलर पे डिपेंड नहीं करे, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कुछ बच्चों ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे कि प्रोटॉन है दो न्यूक्लियस के अंदर में, प्रोटॉन में रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियस क्यों नहीं ब्रस्ट कर जाता है। बेटा इट्स अ वेरी हायर कॉन्सेप्ट, हायर क्लास में जब आप लोग आओगे पढ़ोगे वहां पे कि देखो दो प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर में एक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो न्यूक्लियॉन्स, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को सॉरी न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको बाइंड करके रखता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ओके, उसके बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, मेसॉन की एक्सचेंज होती है, क्वार्क होते हैं, अभी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बस जान लो एक इतना चीज, दिमाग में ये क्वेश्चन उठा किसी बच्चे का तो मैं बोल दे रहा हूँ, जस्ट इतना रखना कि न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो सारे न्यूक्लियस के अंदर वाले चीज को पकड़ के रखता है, बस इतना ही दिमाग। ओके, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू रिपल्सन ऑफ प्रोटॉन सिमिलर चार्ज। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलो इसका जवाब जो देगा मैं मान लूंगा कि वो बच्चा आईआईटी पहुंचे। अच्छा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the possible value of n plus n equal to 4, 18 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। चलो बनाओ, ये पॉसिबल सबसेल लिख दे रहा हूं, possible subset of n plus l equal to 4। चलो जो इसका जवाब देगा मान लूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से बनेगा। n plus l का वैल्यू दिया हुआ है 4 और आपको बोला गया कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इस वैल्यू के लिए। कोई एनीबॉडी थोड़ा दिमाग लगाओ, n का वैल्यू, l का वैल्यू लो, 4 कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है 4? या तो मैं n को ले लूं 4, l को ले लूं 0, बस इतना हिंट दिया। कोई भी आंसर बोलो जल्दी से एनीबॉडी, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड आपके लिए। सर 4s 18 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन सर, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर। अरे आपको n प्लस l को 4 पुराना है तो कैसे कैसे पुरा सकते हो? 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 तो 4 हुआ, तो 4 प्लस 0 कौन सी ऑर्बिटल की बात हो रही है? 4s ऑर्बिटल की बात होगी। तो 4s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, n4 n0, तो 4s सबसेल, 4s सबसेल के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकती है। अब मैं 4 और कैसे कर सकता हूं? n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो हुआ 4, तो कौन सा है? 3p, 3p सबसेल। अब 3p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सर 7 इलेक्ट्रॉन। 4 पुराने का 2 प्लस 2 हो सकता है क्या? n का वैल्यू l का वैल्यू कभी मैच नहीं करेगा, लेकिन एक कम ही रहता है मैक्सिमम का। मालूम है ना, बताया था आपको। सर 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन। सर हाँ बेटा, सर 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। अरे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होगा, बोलो ना, कैसे 4? सर n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 3,
भैया नहीं हो सकता सर। n का वैल्यू होता है 0 to n minus 1, याद करो। l का यस वैल्यू सर। होता है 0 to n minus 1, तो 0 to n का वैल्यू 1, 1 minus 1 0, 0 to 0, तो 0 से ज्यादा इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है n 1 के लिए। याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, थोड़ा मिस होता है, इट्स ओके। थ्योरी देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11th इज द पार्ट फॉर बिल्डिंग द थ्योरी। 12th में न्यूमेरिकल्स का लोड तो मैं इतना डालूंगा कि आप लोग भी खुश रहोगे, अरे सर मजा आ रहा है। पर अभी थोड़ा पहले थ्योरी को कंट्रोल करो, पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, ओके। देखो बेटा, स्टार्टिंग स्टेट में ऐसा होता है, पर आपको दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि जब मैं बना दे रहा हूं तो आपको लगता हो यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए मिस कर गए। तो इसका मतलब है कि आप चीजों को पकड़ रहे हो, ट्रैक पे हो, एक बार में नहीं बन लेंगे। ये सब सारे मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन होता है, और आपका दिमाग अभी ग्रो कर रहा है। 1-2 महीना में देखो ना, आप लोग दौड़ने लग जाओ, फटाफट क्वेश्चन बनाओ। पॉसिबल सबसेट फॉर n प्लस l इक्वल टू 7। बट हाँ, आपको समझ आनी चाहिए, बना देने के बाद भी समझ आनी चाहिए, हाँ सर ने बनाया, समझ आया कि नहीं आया। पॉसिबल सबसेट फॉर n प्लस l इक्वल टू 7। तो मैं एक डाटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा याद है, ये जो दे रहा हूँ डाटा, 7s 60 5d 4f। सर 7 है। हाँ 4f 5d 6s नहीं, ये ऑप्शन नहीं है बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। 4f 5p 6s 4d c 7s 6p 5d 60 5d 6d नन। ये पूरा सेट दिया हुआ है, ये पूरा एक सेट बोला जा रहा है। पॉसिबल सबसेट फॉर n प्लस l इक्वल टू 7। कौन ये सा होगा सबसेट है जिसमें n प्लस l 7? चलो देखते हैं इसमें। नन को नीचे लिखते हैं। 7 प्लस 0, हाँ 7 होता है, n का वैल्यू 7, l का वैल्यू 0। 6 प्लस 1, हाँ 7 हो रहा है, p का वैल्यू 7। 5d 5 प्लस d 7 हो रहा है। 6 प्लस d 6 प्लस 2 8। नहीं, ये सेट गड़बड़ा है, सब 7 नहीं है क्या? सब 7 नहीं। ये वाला देखो, सर, 4 बी नहीं होगा। 4 प्लस 3 7, ठीक है ना? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक कर लिया, चलो चेक Yes. करते हैं। 7 प्लस 1 नहीं, 7 प्लस 0 7, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। ऑप्शन 1 करेक्ट। एक और क्वेश्चन, which will have same value, which will have same value of energy for पूछा गया है। n l m का वैल्यू दिया है, n मतलब सेल, n मतलब सबसेल, m मतलब ओरिएंटेशन, वैल्यू दी हुई है। बोला गया which will have same value of energy, एनर्जी इसका सेम होगा। कौन दो का एनर्जी सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलिए। सर ए।
वैल्यू ऑफ एनर्जी, कोई दो ऑप्शन है जहां पे एनर्जी का वैल्यू सेम रहेगा? सर ए और सी। ए और सी, चलो देखते हैं हम लोग। हम मानते हैं ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। अब चलो देखते हैं n प्लस l का वैल्यू हम लगाते हैं 1, ओके, गॉट इट, 2, 3, 5, 5। n प्लस l पे डिपेंड करता है ना, आप n लेके भी बनाते हैं। ऑप्शन डी सी सेम है ना, n प्लस l पे डिपेंड करेगा यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ऑप्शन में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ था, मैंने नहीं मेंशन किया। 5 5 n प्लस l पे डिपेंड करेगा। देखो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ लेक्चर्स को दोबारा देखो, ऐप पे दी हुई है, नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से देख लो। होता है नेटवर्क की इशू हो गई होगी, आपको क्लियर नहीं गया होगा, पर हमारी रिकॉर्डिंग परफेक्ट है, आवाज सारी परफेक्ट है, आपको अच्छे से सुनाई दी। अच्छे से पढ़ के आना, प्रोबेबली ये चैप्टर लास्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास या और एक क्लास जा सकता है, 2 क्लास फाइनली। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, एक नया टॉपिक मैं नहीं पिक करूंगा आज। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू।